साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। मोदी को हराने के लिए कांग्रेस ने 2024 का प्लॉट तैयार कर लिया है। ये प्लॉट दोस्तों कुछ 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की तरह का ही है। इसमें पूरा मसाला है, एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से मोदी को हराओ, सत्ता से हटाओ, चाहे देश का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। मगर राज्यसभा के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के पूरे प्लॉट पर पानी फेर दिया, पानी भर दिया बल्कि, और भिगो भिगो कर उन साजिशों का पर्दाफाश किया दोस्तों, जिसके बारे में कांग्रेस कल्पना भी नहीं कर सकती है। मगर मैं आज उन कहानी के पीछे कांग्रेस के नैरेटिव को डिकोड करूंगा और बताऊंगा कि कैसे मोदी को घेरने के चक्कर में आज कांग्रेस न घर की रही न घाट की। आपको तो पता ही है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं और कांग्रेस चुनाव के लिए एक नया राजनीतिक नैरेटिव गढ़ रही है। इस नैरेटिव को गढ़ने के लिए कर्नाटक की पूरी कांग्रेस सरकार दिल्ली आकर धरने में बैठ गई। आप सोचिए, दिल्ली आकर के धरने में बैठ जाए और इसके साथ ही लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ऐड में वो भी माहौल बनाने का प्रयास किया, मेरा टैक्स मेरा अधिकार। वैसे देख करके अच्छा लगेगा, लेकिन इसके पीछे कितनी खतरनाक कहानी है आप समझ नहीं सकते, और यही पीएम ने बताया। इस नैरेटिव के ताने बाने को समझने के लिए कर्नाटक से कांग्रेस के सांसद डी सुरेश के बयान को समझना जरूरी है, जो सेपरेट कंट्री की बात कह चुके हैं दोस्तों। मैं आपको उस सिरे से पकड़कर आगे तक ले जाऊंगा और 2014 से 2024 तक के नैरेटिव दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक बार उनका बयान सुन लीजिए। ಅದರ ಪಾಲನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ ಏನ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಣ, ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಣ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಂಚ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಡಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹಿಂದಿ ಪ್ರದೇಶದವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು जानते हैं दोस्तों, कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए देश को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटने वाले मुद्दे को हवा देने का काम कर रही है। वो प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा चुनाव में विरोध करने के लिए कह रही है कि दक्षिण भारत के राज्य केंद्र सरकार के कारण भारत से अलग होकर एक नया राष्ट्र बना लेंगे। इस नैरेटिव को कांग्रेस का हर नेता लोकसभा में अधिक सीटें पाने के लिए तुरुप का पत्ता मान रहा है। अब आपको मैं थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं ताकि सब समझ में आए, संदर्भ पता चले। आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए क्या कहा था? यही ना कि मोदी जहर की खेती करते हैं, जहर की खेती। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए देश में बढ़ती असहिष्णुता और हेट किलिंग का नैरेटिव गढ़ा था। यह भी आपको याद होगा। लेकिन आज 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस दक्षिण भारत के राज्यों का एक अलग राष्ट्र बनाने का नैरेटिव गढ़ रही है। आज वो आरोप लगा रही है कि केंद्र में मोदी की सरकार कर्नाटक राज्य को उसके हक का पैसा नहीं दे रही है। लेकिन इस आरोप का पर्दाफाश वे आंकड़े कर देते हैं, जो ये बताते हैं कि यूपीए सरकार के दौरान और वर्तमान में एनडीए सरकार के दौरान कर्नाटक को कितना धन मिला है, कितना पैसा मिला है। आप बड़े ध्यान से इस तुलना को देखिए। यूपीए के 10 सालों के दौरान केंद्र सरकार ने टैक्स से मिले धन से कर्नाटक को मात्र 81,795 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में कर्नाटक को 2,85,452 करोड़ रुपए दिए गए, जो यूपीए की तुलना में करीब 3.5 गुना अधिक है। अब सोचिए, इसी तरह से यूपीए के कार्यकाल के दौरान कर्नाटक को केंद्र सरकार से ग्रांट के रूप में 60,780 करोड़ रुपए मिले थे,
तो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान ग्रांट के रूप में कर्नाटक को 2,08,832 करोड़ रुपए मिले, जो 3 गुने से भी अधिक है। कौन कर रहा था ज्यादती कर्नाटक के साथ? सोचिए, ये आंकड़े बड़े जरूरी हैं दोस्तों। अब जरा कांग्रेस के भी खेल को समझ लीजिए। आखिर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर आरोप लगाने के पीछे की वजह क्या है, यह जानना जरूरी है। दरअसल इसके पीछे कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के बजट का मिसमैनेजमेंट है। इनका खुद का ये जो है ना रोग है। दरअसल आपको याद दिला दूं दोस्तों कि कांग्रेस ने पिछले साल चुनाव जीतने के लिए कई तरह की मुफ्त योजनाओं का वादा किया था, याद है ना आपको, और कच्चा पक्का पूरा करने का प्रयास भी किया। हालांकि सब में क्या क्या है वो मैंने आपको बताया। और अब सरकार बनने के बाद उन मुफ्त की योजनाओं को जिस तरीके से पूरा किया, उसमें 58,000 करोड़ रुपए का बजट पर बोझ पड़ गया, अभी भी पड़ रहा है। इस बजट के कारण कांग्रेस सरकार के हाथ में कोई पैसा नहीं बचा है। इसका मतलब क्या है आप समझिए। आज कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वे विकास के कामों को ये कर सके। मतलब इसका अगर उदाहरण समझना चाहें तो आप समझिए कि सरकार के पास धन न होने की वजह से कांग्रेस का कोई एमएलए या कोई भी विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक सड़क भी नहीं बनवा पा रहा है। सोचिए, एक मामूली सड़क। ऐसे में राज्य में विकास कार्य पूरी तरह से रुक गया है, ठप पड़ गया है। और लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए कांग्रेस सरकार जनता को बता ही नहीं पा रही है कि विकास के काम हो क्यों नहीं रहे हैं। सारे विकास रुक गए, ठप पड़ गए। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस सरकार जनता की नजर में अपने को सही साबित करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रही है और यह नैरेटिव गढ़ रही है कि मोदी सरकार पैसे नहीं दे रही है। जबकि केंद्र सरकार ने, आपको एक और आंकड़ा देता हूं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्नाटक को उम्मीद से अधिक धन दिया है। वैसे यह मामला सिर्फ कर्नाटक का ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने ही मुफ्त की योजनाओं के फेर में बजट का मिसमैनेजमेंट किया है, बल्कि मैं आपको केरल का उदाहरण देता हूं। यहां इंडिया अलायंस की पार्टी सीपीआईएम का शासन है, ऐसा ही कर रही है। और इसीलिए केरल भी केंद्र सरकार पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की तरह आरोप लगा रही है। और वहां तो एक कदम आगे बढ़ गए। केरल में विजयन सरकार की मनमर्जी के खर्च के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति बुरे दौर में है, बहुत बुरी स्थिति है। केरल ने तो केंद्र सरकार के खिलाफ, बड़े ध्यान से सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दे दी है। बड़ा मजेदार काम किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। और इस पर केंद्रीय मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, उन्होंने कहा है कि अच्छा है, देश के सामने कम से कम ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि केरल की आर्थिक स्थिति किन कारणों से खराब है। सरकार डर नहीं रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केरल की आर्थिक स्थिति पर जो रिपोर्ट दी है, उसमें बताया है कि विजयन सरकार ने जिस लापरवाही के साथ बजट को खर्च किया है, वो राज्य की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है, यह बताया है सरकार ने। और केरल की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 13 फरवरी के बाद सुनवाई होनी है, जिसके बाद सारी स्थिति देश के सामने स्पष्ट हो जाएगी। और केंद्र सरकार कभी डरती नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिए। उसे पता है कि हम ठीक काम कर रहे हैं तो सरकार कोर्ट में जाती है, अपना पक्ष रखती है। और केरल और कर्नाटक की तरह ही एक और सरकार की चर्चा करनी जरूरी है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार भी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। और बंगाल सरकार तो यह कह रही है कि मनरेगा के लिए बजट नहीं दिया जा रहा है, पैसा रोक दिया गया है। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि ममता बनर्जी अपने ही वादे में फंस गई है। पिछले साल उन्होंने ऐलान किया था कि उनकी सरकार राज्य के 21 लाख लोगों को अलग से 100 दिन का काम देगी, अलग से। और 21 लाख लोगों को उन्होंने मनरेगा से अलग एक नई योजना खेला होवे शुरू करने का ऐलान किया था। खेला होवे याद है ना आपको? उनको लगा अब इसी को ब्रांडिंग कर दो, तो खेला होवे के नाम से किया गया। लेकिन वो योजना ममता बनर्जी लागू न कर सकी। पैसा भी तो चाहिए।
अब जब लोकसभा चुनाव करीब आ चुके हैं दोस्तों, तो इन लाखों लोगों को जो वादा किया था पूरा न होने के कारण केंद्र सरकार पर वो आरोप लगा रही हैं कि वो मनरेगा का धन नहीं दे रही है, जबकि राज्य में खेला होने से पहले मनरेगा की जो योजना चल रही थी उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा था। और यह बात तो सीएजी की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में मनरेगा में बड़े पैमाने पर मनमर्जी से खर्च किया गया, जिसका ना तो कोई बिल दिया गया और ना ही काम पूरा होने का सर्टिफिकेट ही दिया गया। मतलब क्या चल रहा आप समझिए। और मनरेगा के फंड को दोस्तों जिस तरीके से अधिकारियों और ठेकेदारों ने मंत्रियों के साथ मिलकर लूटा है, जो आरोप लग रहा है, उसकी जांच तो अब ईडी ने अपने हाथों में ले ली है। अभी हाल ही में मनरेगा में भ्रष्टाचार करने वालों पर ईडी ने छापेमारी की है। आप समझ लीजिए, ये लोग भी चुप नहीं है। जाहिर है इन्हीं परिस्थितियों में दोस्तों कांग्रेस ने इंडी अलायंस की सरकारों की लापरवाही और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए देश को उत्तर और दक्षिण भारत में बांटने का नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के इस नैरेटिव पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में जो अपना भाषण दिया उसमें देश के सामने पूरी सच्चाई खोलकर रख दी। उनके बयान का एक हिस्सा दोस्तों आपको सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। इसमें बहुत बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की गई है। साजिश की कहानी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा के भीतर सुनाई है। सुन लीजिए। भारत को एक अंगांगी भाव से देखना होना चाहिए, उसको टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार से हिंदी और भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा गढ़ रही है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए, झारखंड का कोई आदिवासी बच्चा अगर ओलंपिक के खेल के अंदर जाकर के मेडल लेकर आएगा तो क्या हम ये सोचते हैं कि तो झारखंड का बच्चा है? पूरा देश कहता है हमारा देश है। जब एक झारखंड का बच्चा में प्रतिभा देखते हैं और देश हजारों करोड़ रुपया, हजारों लाखों रुपया खर्च करके उसको अच्छे कोचिंग के लिए दुनिया के किसी देश में भेजता है, तो हम ये सोचेंगे कि खर्चा झारखंड के लिए हो रहा है, क्या देश के लिए नहीं हो रहा है? हम क्या करने लगे हैं, क्या भाषा बोलने लगे? इस देश का गौरव, हमारे यहाँ वैक्सीन, देश के करोड़ों लोगों को वैक्सीन का, हम ये कहेंगे वैक्सीन तो उस कोने में बनी थी इसलिए हक उनका है, देश को नहीं मिल सकती? कैसा सोच सकते हैं? क्या वैक्सीन उस शहर में बनी थी इसलिए देश के और भागों को इसका लाभ नहीं मिलेगा? ये सोचेंगे क्या? क्या सोच बन गई है? और एक राष्ट्रीय दल के अंदर से ऐसे विचार है, ये बहुत बहुत दुखद की बात। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय सभापति जी, क्या अगर हिमालय कल कहना शुरू कर दें, हिमालय कल बोलना शुरू कर दें, ये नदियां मेरे यहाँ से बहती हैं, मैं तुम्हें पानी नहीं दे दूंगा, पानी का अधिकार मेरा है, देश का क्या होगा? देश कहां जाकर के रुकेगा? अगर जिन राज्यों में कोयला है वो कह दे कोयला नहीं मिलेगा, ये हमारी संपत्ति है, जाओ तुम अंधेरे में गुजारा करो, देश कैसे चलेगा? आदरणीय सभापति जी, ऑक्सीजन, कोविड के समय हमारे यहाँ ऑक्सीजन की संभावनाएं पूर्वी कार्य में जो उद्योग है उसके लिए देश के पूरे देश को ऑक्सीजन की जरूरत थी। अगर उस समय पूरब के लोग कह करके बैठ जाते ऑक्सीजन को हम नहीं दे सकते, हमारे लोगों की जरूरत है, देश को कुछ नहीं मिलेगा, क्या होता देश का? उन्होंने संकट झेल करके भी देश को ऑक्सीजन पहुंचाया। देश के अंदर ये भाव तोड़ने का क्या प्रयास हो रहा है? क्या इस प्रकार से देश को हमारा टैक्स, हमारे मनी किस भाषा में बोला जा रहा है? ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने वाली बात है। तो कुल मिलाकर साथियों, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए कांग्रेस और इंडी अलायंस की पार्टियां समाज और देश को बांटने की राजनीति कर रही है। इस राजनीति से इन पार्टियों को ना तो पहले लाभ मिला है और ना आगे लाभ मिलेगा, लेकिन सत्ता से दूर रहने की हताशा और निराशा में ये पार्टियां देश के वातावरण को कितना दूषित कर सकती हैं, ये बात 140 करोड़ जनता से अब छिपी नहीं है। देश में लगातार इन पार्टियों की बंटवारे की राजनीति का ही परिणाम है कि इनके सदस्यों की संख्या हर लोकसभा चुनाव में कम ही होती जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर लोकसभा में बड़ी अच्छी बात कही कि आपके व्यवहार का नतीजा है कि आप यहां से वहां चले गए, मतलब लोकसभा से राज्यसभा में चले गए, लोकसभा में चुनाव जीत नहीं पाए, और यही हाल रहा तो दर्शक दीर्घा में भी पहुंच जाएंगे, ना इधर ना उधर, सीधे दर्शक दीर्घा में। अब ये लोग समझ सकें तो अच्छा है, न समझ सकें तो नियति इंतजार कर रही है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये कहानी
अच्छी लगी होगी। तमाम चीज़ों को समेटने की कोशिश की है। आप अपनी ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसी लगी कहानी। और इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।